ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है? बताओ फटाफट। चैट में बता पाओगे? दृष्टि। स्पीच। अपन स्टार्ट करते हैं अपने से। आपको पता होगा मैंने सीएस कर लिया है। अब आप लोगों की मैं मदद करूंगी। चल, एक बार हम छोटा सा ओवरव्यू देख लेंगे क्या पढ़ने वाले। पढ़ने से पहले उसका एक बेस बता। पढ़ने क्या एक्चुअली को ये सब्जेक्ट कितना हम एकदम फर्स्ट डे से लेंगे। बार देख रहे हैं कि हम क्या है, क्या चीज़ें पढ़ने वाली। आपका सब्जेक्ट का नाम है एस बी डबल एल, मतलब सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस। आप बिजनेस स्टेप करेंगे, हम वो देखेंगे पार्ट ए के अंदर, जो कि आपका मार्क्स पूरे 6। चाहो ना तो एक पेन पेपर निकालना और एक लिखते। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा आपका एक बेस प्लान सेट होना चाहिए कि यार हमारे सामने है, हमको इस अकॉर्डिंग आगे प्लान करना है, इस अकॉर्डिंग आगे चलना है। ठीक है, तो एक बार पूरा प्लान करके रखना कि अपन को क्या पढ़ना है। पार्ट ए की बात करूंगी जो कि बात करेगा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के बारे में, जो कवर करने वाले हैं पूरे 60 मार्क्स एस बी आई एल का। एस बी आई एल सब्जेक्ट आपका बहुत आलू सब्जेक्ट है, जो हर सब्जेक्ट में फिट भी हो जाएगा और एग्रीगेट बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि देखो, जेएचएल की अगर बात कर लोगे, ठीक है, तो जेएचएल में लैंग्वेज आपको लिखने में थोड़ा सा लॉ टफ जा सकता है। ठीक है, होगा बहुत ईजी क्योंकि तने सब है ना, लेकिन वहां पर आपको जितना देके रखा है लॉ उतना ही पूछे, उतना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी लॉ की बात कर लेंगे तो वो तो बादशाह है आपका, है ना, वो भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। मेरे सब्जेक्ट में आप कंपनी लॉ भी पढ़ोगे, आप जीआई जीएल भी पढ़ोगे, आप सेकेंड ग्रुप का भी कंटेंट। ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत लेमैन एंड लैंग्वेज यूज। लेमैन एंड लैंग्वेज का मतलब है आप अपनी खुद की लैंग्वेज में लाइंस बना के लिख सकते। ठीक है, आपसे अगर किसी चीज़ के बेनिफिट्स पूछ लिए कि चलो बताओ कि कंपनी बना रहा हूँ मैं, तो कंपनी बनाने के क्या क्या फायदे हैं मुझे बताओ, तो आपको ऐसा नहीं है कि जो प्रोविजन दे के रखे हैं, जो पॉइंटर्स दे के रखे हैं, आपको वही लिख। यहाँ पर आप अपने मन से लेमैन लैंग्वेज में भी आप बहुत सारे कंटेंट लिख सकते। ठीक है, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इन मेरे सब्जेक्ट। ठीक है, पार्ट ए में हम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की बात करेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि एक व्यक्ति आपके पास अगर आ रहा है और आप ऐसा मान लो कि आप हो सीएस, है ना, तो आपसे एडवाइजरी पूछेगा कि भाई यार मेरे पास तो इतना पैसा, मेरा ये स्कोप है, मेरा ये साइज है, ठीक है, मेरे बिजनेस मुझे इतने लेवल पर ओपन करना है, तो बता यार मैं पार्टनरशिप खोल लूँ क्या, मैं अपने भाई को ले आऊँ, अपने दोस्त को ले आऊँ, या फिर मैं कंपनी के फॉर्म में चले जाऊँ, मैं एलएलपी के फॉर्म में चले जाऊँ, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में चले जाऊँ। ये सब कंटेंट हम किस में देखेंगे, पार्ट ए में, जहाँ पर आप सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली हम एमसीए पोर्टल पर जाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक्चुअली में कंपनी बनती है, कितना रोकड़ा कंपनी बनाने में लगता है, और कंपनी बन तो गई, अब वहां से आज तक जो सुना होगा ना आप लोगों ने, क्या टैक्स बचता है, टैक्स बचाने के लिए लोग बहुत कंपनी खोल लेते हैं, बहुत एलएलपी खोल लेते हैं, तो कैसे एक्चुअली में ये होता है प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये हम इसके अंदर देखेंगे। पार्ट बी जो है वो एकदम अलग है ना, जहाँ पर पार्ट ए आपका बिजनेस सेट करने की बात करेगा कि कैसे बिजनेस ओपन करके बिजनेस चलाना है। पार्ट बी बात करेगा इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस के बारे में। जैसे आपने अभी कहा कि 4 लेबर कोड्स आए हैं, लेबर कोड्स, जहाँ पर बहुत सारे लेबर लॉस को मर्ज करके 4 कोड्स में डाल दिया है ताकि आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता था, जैसे आपने सुना होगा लेबर लॉस, नाम से क्लियर है क्या है। लेबर लॉस का मतलब होता है लेबर के लिए बनाए गए लॉस ना, जिससे उनको फायदे मिले, जिन एक्ट का वो बेनिफिट उठा पाए। कि यार आजकल है ये है ना, मैटरनिटी लीव होती है, जो विमेन अगर प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, उनको मैटरनिटी लीव मिलती है, उनको पैसा तभी भी मिलता है अगर वो छुट्टी पर हो। तो ऐसे कौन से एक्ट बनाए गए हैं और एक्ट के अकॉर्डिंग उनको कितनी छुट्टियां मिलती है, ये सारी प्रोविजन देखिए।
क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप ये बेनिफिट उस एक्ट के दौरान आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हम देखेंगे एक्ट कौन सा, सोशल सिक्योरिटी, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, सुना है ना आजकल आप सबने। एक बार मुझे बताना, ठीक है, चेतन एस दृष्टि, एक बार मुझे ये बताना कि आपने सुना होगा कि आजकल लग जाता है पॉश एक्ट, तो एस एच पॉश एक्ट, कि कोई भी विमेन जो कि काम कर रही है इंडस्ट्री में कोई बिजनेस, वहां पर अगर विमेन के साथ किसी भी तरीके का गलत व्यवहार होता है तो वो क्या लगा सकती है, पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। वो मेरे साथ कुछ भी, यहाँ पर उन्होंने विमेन को क्या किया है, एक्ट के थ्रू, लॉ के थ्रू, कोर्ट के थ्रू यहाँ पर विमेन को सेफ्टी प्रोवाइड करी। ऐसे कई हम बहुत सारे क्या देखेंगे, लेबर प्रोटेक्शन के लिए और कुछ इंडस्ट्रियल के लॉज देखेंगे। ये पार्ट 2 आपका कवर करेगा पूरे 40 मार्क्स, ये होगा 60 मार्क्स का और ये होगा 40 मार्क्स, टोटल मिलाकर हो गए 100 मार्क्स। पासिंग चाहिए हमको वैसे तो 40, लेकिन हमारा सब्जेक्ट आज है ना, हमारे सब्जेक्ट को चाहिए कि वो एग्रीगेट बना पाए, जहाँ पर आपको कोई भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट जाए तो अपना SBL आलू की तरह मिक्स होकर उसके साथ खुल जाए और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट बना दे। ठीक है, इस वजह से इस सब्जेक्ट पे एकदम फ्री होकर पढ़ेंगे, और ऐसा नहीं है कि मैं बुक फर्स्ट चालू हो गई चलो बताओ कंटेंट कौन कौन सा है, चैप्टर 1 निकालते हैं, चैप्टर 1 पढ़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। पहले हर चैप्टर का पहले बेस बनाएंगे, समझेंगे कि चैप्टर में क्या दिया है, और एक्चुअली में सिलेबस में ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि प्रैक्टिकली ये काम दिया है। कोई भी ऐसा टॉपिक, कोई भी ऐसा चैप्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको लगे कि यार मैम ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये तो बोर कर रहा है हमको। नहीं, यहाँ पर हम थ्योरी के साथ साथ पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे। हम पोर्टल्स पर जाएंगे। पोर्टल्स कौन से पोर्टल्स, आपने सी सेट दे रखी है, मुझे बताना जरा फटाफट से, CET निकाल दिया आप लोगों ने, तो आपने निकाल ली होगी तो एक का वर्ड एम्स के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के बारे में। मैम जैसे CA लोग वाले बैठे रहते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर, CS बैठे रहते हैं MCA पोर्टल पर, जहाँ पर हमारा पूरा काम धंधा ही MCA पोर्टल पर चलता है। तो हम भी जाएंगे MCA पोर्टल पर और देखेंगे कि ऐसा क्या है MCA पोर्टल पर कि वहाँ पर सारी फाइलिंग्स होती है, वहाँ पर कंपनी बनती कैसे है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें, ये सारी हम पार्ट A में देखेंगे। कि पार्ट B में तो हम लॉस पढ़ने वाले, AGL वाला कंटेंट पढ़ने वाले। ठीक है, तो जो पार्ट A रहेगा उसमें हम अलग अलग पोर्टल्स पर जाएंगे, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे। तो को रटना नहीं, हमें ऐसा प्रैक्टिकली करना है कि आगे जाकर हम इंटरव्यू दें। आप मेरे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल चीज़ें सीख जाओगे कि आपको आगे जाके इंटरव्यू तक में हेल्प होगी। वहाँ पर अगर क्वेश्चन प्रैक्टिकल पूछ लिया तो आप बता पाओ कि यार इसका, तो एकदम बढ़िया तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट होता है तो आप बिंदास पूछ, एकदम। ठीक है, हमको चुप नहीं रहना है, ऐसे बच्चे होने चाहिए एक्टिव, कि हाँ मैम बताओ, चलो ये 10 बार बताओ, हमको ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, तो एकदम फ्री होकर पढ़ेंगे। मेरे सब्जेक्ट में कुछ ऐसे पॉइंटर्स नहीं जो एकदम रिस्ट्रिक्टिव हो कि आपको जो दे के रखा है वही लिखना है। थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल चलेंगे। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि रट्टाफिकेशन बोलूंगी मैं आपको कि चलो इसको रट लो, ये फॉर्म है ये रट लो, इस फॉर्म में ये होता है, नहीं। प्रैक्टिकली जाएंगे, पोर्टल पर सर्च करेंगे मेरी आईडी से, और हम प्रैक्टिकली फॉर्म्स को देखेंगे कि एक्चुअली में भी जो बुक में लिखा है वो उधर है भी या नहीं है। ठीक है, चलो एक बार चैप्टर अगर मैं बता दूं तो पार्ट A जो आपका फर्स्ट पार्ट है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस का, उसमें आपके पूरे 13 चैप्टर। ठीक है, यहाँ पर अगर पार्ट B की बात करूँ तो रिमेनिंग 6 चैप्टर्स है 20 तक। प्रैक्टिकल अपना पार्ट A रहेगा पूरा। अगर मैं थ्योरी बात करूँ और कुछ केस लॉस की बात करूँ, जिसको लॉ पढ़ने में इंटरेस्ट है, GIL पढ़ने में इंटरेस्ट है, उसके लिए पार्ट B सबसे बेस्ट रहना। 6 चैप्टर, पार्ट A रहेगा 60 मार्क का, पार्ट B रहेगा। ठीक है, और अगर मैं बताऊं तो कुछ एक्ट्स को मर्ज करके हम एक बार अमेंडमेंट देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना अपडेट हमेशा रहना चाहिए, तो जितनी भी लिमिट्स अपडेट हुई होंगी हम वो भी उसके साथ साथ चलेंगे, और लॉज भी
नए वाले भी पढ़ेंगे। एक बार देखेंगे कि पुरानों में क्या था और अब में क्या चेंज आ चुका है, जो कि इन्होंने लेबर कोड 4 नहीं। ठीक है, एक बार क्लियर है? फटाक से मुझे यस और नो बोल दो कि वॉइस क्लियर है, आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि है। ठीक है, फटाफट से मुझे बताओ टाइप कर। दृष्टि फिर अपन सीधा रट्टाफिकेशन पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पहले थोड़ा समझें। जो भी समझा रही हूँ वो आपके बिल्कुल लिंक्ड होगा। चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपको पता नहीं चलेगा बातों बातों में कब आपने क्या। ठीक है, जो हम बात करेंगे, हम शुरुआत करेंगे पार्ट ए आपके। ठीक है, विच विल कवर योर, एकदम आराम से पढ़ेंगे, स्मूथ पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, लेमन लैंग्वेज में पढ़ेंगे। जो चीज़ समझ नहीं है तो 10 बार आप पूछ। ठीक है, कुछ शर्मा शर्मी नहीं करनी है। यहाँ पर आप पूछ लोगे तो चलेगा, लेकिन एग्जाम में और कोई मदद नहीं करे। ठीक है, यहाँ पर आप 10 बार पूछो, अपन डाउट्स करेंगे। क्लियर है सब? एक बार हम पार्ट ए के चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट। आप ऐसा मान लेना कि पार्ट ए में सारे चैप्टर ना इंटरलिंक्ड है। चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर सेकंड है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ऐसा मत समझना कि एकदम अलग अलग है। तो आपको शुरू से अपना बेस इतना स्ट्रॉन्ग करना है, सारे टर्म सारे पॉइंटर्स क्लियर रखने हैं, ताकि आप आगे चैप्टर्स तो सिर्फ रीड करोगे, तो एकदम फोकस रहना, एकदम बेस बनाना, जो चीज़ समझने तो बिंदास 10 बार पूछ। चलो, जैसे चैप्टर 1 की मैं बात करती हूँ। चैप्टर 1 2 बिना चैप्टर के हम पढ़ते हैं। आप हो अब CS करने का सोच ही लिया है तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप सी बन गए। ठीक है, चलो, आप हो कंपनी। ठीक है, आपके पास आता है कोई बंदा, क्लाइंट आता। ठीक है, आ सकते हैं ना? अब प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आएंगे। अपन को भी तो मोटा रोकड़ा छापना है ना इन फ्यूचर। आपके पास आते हैं, क्लाइंट बोलता है भाई यार, अब भाई तो बोल भी नहीं सकते, ये साहब। ठीक है, क्योंकि आपकी भी कुछ रेपुटेशन होगी CS बनने के बाद। चलो, अच्छा, क्लाइंट आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि यार मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सोच रहा हूँ कि एक कंपनी बना ले। तो यार बताना ज़रा कि क्या क्या लगेगा मुझे कंपनी बनाने के लिए, और मेरे को तो कुछ पता नहीं है। तो आपको एकदम लेमन लैंग्वेज, एकदम आम आदमी को बताना पड़ेगा कि यार तेरे को कंपनी बनानी है, तेरे लिए कंपनी सही रहेगी, तू कंपनी, तू पार्टनरशिप बना ले, एक काम कर, क्योंकि तुम तो 2 लोग हो, भाई हो साथ, तेरे लिए पार्टनरशिप सुटेबल रहेगी। इन सब से पहले आप उससे कुछ सवाल करोगे। ठीक है, एज अ CS आप सवाल करोगे कि भाई मुझे कुछ चीज़ें बता, उस हिसाब से मैं तेरे को बताऊंगा कि तू कंपनी खोल ले या फिर LLC खोल ले या फिर पार्टनरशिप खोल ले या सोल प्रोप्राइटर में, या अगर ऐसा लगता है कि तेरा खानदानी बिजनेस है, बड़ा बड़े पापा हैं, चाचा है, ये है साथ में, तो एक काम करना, तू फैमिली बिजनेस खोल ले, जिसको हम नाम देते हैं UF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हम सोच रहे हैं कि देखो पूरा कंटेंट तो बता दूंगा, पर मुझे चीजें बता, मैं तेरे से कुछ फैक्टर्स पूछता हूँ, उस फैक्टर के बेसिस पे मैं बताऊंगा कि यार तेरे लिए क्या सही रहेगी, है ना? एक बार हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ है, कि क्लाइंट को हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि तेरे पास ऑप्शन है खोलने के लिए। ठीक है, और उससे पहले हम क्या क्या चीज़ें डिसाइड करेंगे। हम बोलेंगे कि एक काम कर, मैं तेरे से कुछ फैक्टर्स पूछ, ठीक है, वो फैक्टर्स मुझे बता कि ये फैक्टर्स क्या क्या है। मतलब तेरी कंपनी में जो तू पैसा लगाने वाला है, ठीक है, कैपिटल, वो कैपिटल कितनी रहने वाली है, ये बता दे, एक काम कर। फिर मैं बताऊंगा कि तेरे लिए कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल। इसके अलावा मैं बोल दूँ कैपिटल के अलावा कि यार साइज क्या रहेगा तेरे बिजनेस, या इसको मैं बोल दूँ स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या। स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब कि यार तेरे को छोटे लेवल पे बिजनेस खोलना है, तेरे को मीडियम लेवल पे खोलना है, या तेरे को लार्ज लेवल पे खोलना है। तो मुझे पता रहे कि तेरा बिजनेस का लेवल क्या है, तो मैं बताऊंगा कि तेरे लिए कौन सी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल रहेगी। ठीक है, इसके अलावा मैं बोलूंगा मैनेजमेंट। अच्छा, तो तू अकेला मैनेज करेगा या तेरे साथ तेरा भाई भी आ रहा है मैनेज करने के लिए, या तू कुछ और लोगों को रखना चाह रहा है तो तेरे बिजनेस को क्या करेंगे। अच्छा, अगर
तू अकेला मैनेज करने के लिए अकेला चाह रहा है कि मैं खुद ही टैलेंटेड हूँ भाई, मैं खुद ही सब मैनेज कर सकता हूँ, तो तू सोल प्रोप्राइटरशिप में चले जा, क्योंकि उसमें कितने बंदे रिक्वायर्ड है, सिर्फ और सिर्फ एक बंदा रिक्वायर्ड है। लेकिन लगता है कि नहीं यार मेरे को तो साथ चाहिए, ठीक है, तो तू पार्टनरशिप खोल ले, है ना। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे रिस्क और प्रॉफिट। बोल रहा है वो सामने वाला क्लाइंट कि यार प्रॉफिट में तो हिस्सा देना मेरे को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, जो भी प्रॉफिट होना चाहिए वो पूरा मेरी जेब के अंदर जाना चाहिए, पॉकेट के अंदर जाना चाहिए, है ना। तो वो बोल रहा है कि यार प्रॉफिट में शेयर मुझे करना है तो मैं पार्टनरशिप या कुछ और चूज कर लूंगा, लेकिन लगता है कि पूरा प्रॉफिट बस मेरे तक ही रहना चाहिए, तो आप एक काम करो ना भाई, सोल प्रोप्राइटरशिप खोल लो या ओपीसी खोल लो। वन पर्सन, नाम से क्लियर है ना कि उसमें व्यक्ति कितना है, 50 है ना। तो हम पूछेंगे कि यार तेरे को रिस्क बांटनी है क्या, वो बता, या तेरे को प्रॉफिट जो है वो बांटना है या खुद तक रखना है क्या, वो भी बता दे। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, हम पूछ सकते हैं कि मैनेजमेंट हो गया, स्केल ऑफ ऑपरेशन हो गया, साइज हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं ओनरशिप, अकेला ओनर रहेगा क्या तू, क्या तेरे को अपनी ओनरशिप भी बांटनी है, कंपनी की ओनरशिप बढ़ जाती, कब बढ़ जाती है, जब वो शेयर होल्डर्स दूसरे आ जाते हैं, तो देखो ओनरशिप कैसे रखे। हम ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो बात करेगा कि पैसा कितना है, रिस्क कितना है, प्रॉफिट कितना है, मैनेजमेंट कितना है। हम ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स पहले कंसीडर करें, इसको मैं नाम दे देती हूँ, क्या है फैक्टर, फैक्टर्स जो कि आप क्या करेंगे, कंसीडर्ड करें, कब कंसीडर करेंगे, फोर सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कि यार पहले तो सीएस में ये देखूंगा, ये सबसे सवाल पूछूंगा, कैपिटल कैसी है तेरा, रिस्क रेशियो कैसा रहेगा, ठीक है, तेरे को क्या एरिया रखना है, जोग्राफिकली एरिया क्या रहेगा, तेरा टैक्स क्या रहेगा। ये जो पॉइंटर्स हैं, चाहे टैक्स बोल दो, जोग्राफिकल बोल दो, ये सब पॉइंट्स रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आप ध्यान में रखोगे। आप में से किसी को कोई याद आ रहा है ऐसा कुछ फैक्टर जो आप सामने वाले से पहले पूछोगे कि भाई पहले तो तू ये बता फिर मैं बताऊंगा तेरे लिए क्या सही रहे। हमने उससे ये सारे फैक्टर्स पूछे, फिर अब हम उसको बता रहे हैं टाइप्स ऑफ, मतलब इन सब फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद आपके पास कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के टाइप रहने वाले जो आप कंसीडर करने वाले। तो हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहला हमारे माइंड में क्या आता है, हम कंपनी एक्ट के साथ साथ हमारे माइंड में तो सिर्फ एक ही चीज आती है सबसे पहले, जो कि है कंपनी। कि यार फैक्टर्स के बाद हम उसको बता सकते हैं कि तेरे लिए क्या सुटेबल रहेगी, कंपनी बढ़िया रहेगी। कैसे, क्योंकि कंपनी में अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कंपनी में मैनेजमेंट कैसा होता है, वहां पर मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। तो हम अगर लगता है कि क्लाइंट के कुछ फैक्टर्स ऐसे जा रहे हैं जिसके लिए उसके लिए सुटेबल रहेगी क्या कंपनी, वहाँ पर कंपनी को मैनेज करके उसके कोई और बंदे डायरेक्टर्स, लेकिन ओनर्स कौन रहेंगे, शेयर होल्डर्स। ठीक है, अगर कंपनी की भी बात करूँ तो दो ऑप्शन, आप कौन सा वो ऑप्शन होता है, पब्लिक कंपनी का और एक होता है प्राइवेट कंपनी का। हम पब्लिक कंपनी a private company, private company which is not a public company। ये डेफिनेशन तो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, इसमें नया क्या है ना। चलो, इसमें हम बताएंगे कि एक्चुअल में हम इसमें डेफिनेशंस पढ़ेंगे पर इसमें बताएंगे कि यार तेरे लिए पब्लिक भी सुटेबल है, प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में भी। दूसरा तो बताएंगे क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब मैम एक बंदा रहता है क्या, सोल का मतलब ही क्या होता है, वन सिंगल पर्सन। तो तेरे लिए क्या, अगर लगता है कि तेरे को प्रॉफिट वगैरह भी शेयर नहीं करना, मैनेज भी तू खुद ही कर लेगा, तेरा बिजनेस का स्मॉल है, तो एक काम कर, तू तो सोल प्रोप्राइटरशिप खोल, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको कहीं पे रजिस्टर करता ना, आपको बस नॉर्मल कुछ लाइसेंस वगैरह लगते हैं जिससे आप सोल प्रोप्राइटरशिप खोल सकते हो। जैसे किराने की दुकान क्या है, प्रोप्राइटरशिप है,
पार्लर, ब्यूटी पार्लर खोल लो, गैराज खोलो, ये सब क्या है, अकेला बंदा चला, प्रोप्राइटर है, आपके पापा होंगे काम करने, वो सब क्या चलाते हैं, सोल प्रोप्राइटर चलाते हैं। देखो, सोल प्रोप्राइटर कहीं पर रजिस्टर नहीं होती कंपनीज एक्ट में, जैसे कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप को कहीं पर रजिस्टर नहीं करना पड़ता, इसके लिए कुछ लाइसेंस चाहिए, जैसे गुमास्ता वगैरह। तो आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप बनने के लिए कुछ लाइसेंस जरूरत है, आप वो ले लो और आप अपना बिजनेस खोल सकते हो। आपको कंपनी की तरह कंपनी नहीं खोलनी पड़ेगी, जहाँ पर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखने पड़ेंगे, आप शेयर होल्डर्स रखोगे, आप डिविडेंड दोगे, ऐसा कुछ सीन। ठीक है, तीसरा आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा, आप उसको बोल दो पार्टनरशिप कर ले। अच्छा, पार्टनरशिप तो आज तक सुना होगा मैम, टू और मोर पर्सन्स साथ में मिल गए और साथ में मिलकर वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं पार्टनरशिप, जो कि आपस में क्या शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट, आपस में क्या शेयर कर रहे हैं, रिस्क शेयर कर रहे हैं, है ना। तो हम उसको बताएंगे कि अगर तुम दो और दो से ज्यादा व्यक्ति हो और तुम्हारा बिजनेस का स्केल स्मॉल या मीडियम स्केल है, तो तुम्हारे लिए क्या सुटेबल रहेगी, पार्टनरशिप। तुम एक काम करना, बढ़िया सी पार्टनरशिप डीड बनाना, है ना, उसमें लिख देना भाई रमेश है, रमेश का ये राइट्स और ड्यूटीज है, सुरेश पार्टनर है, सुरेश की ये और ड्यूटी, या आप उसमें पूरा बता दें। ठीक है, तो आपके पास अभी तक कितने हो गए, एक हो गए, कब का फॉर्म बता सकते हैं, कब फॉर्म बताएंगे, जब आप ये सारे फैक्टर करेंगे, फिर बताएंगे भाई तेरे लिए कंपनी सुटेबल है, प्राइवेट कंपनी। फिर हम बताएंगे अगर लगता है एक सिंगल व्यक्ति है जो बोल रहा है कि प्रॉफिट वगैरह शेयर करने हैं, साइज और स्केल ऑफ ऑपरेशन भी कम रहेगा ना, तो सोल प्रोप्राइटरशिप खोल ले। तीसरा पार्टनरशिप के बारे में, अच्छा जब लगता है कि दो और दो से ज्यादा व्यक्ति है, तब हम क्या बोलेंगे, एक काम कर, पार्टनरशिप खोल ले, पार्टनरशिप डीड बना ले, ठीक है, और उसको रजिस्टर कर ले। पार्टनर कुड बी ओरल और रिटर्न, ये पार्टनरशिप ओरल भी चल जाती है भाई, मैंने और से एग्जाम्पल चेतन ने साथ में मिलकर क्या कर ली, पार्टनरशिप कर ली, है ना। तो ऐसे ओरली मैंने बोल दिया चलो चेतन भाई अपन, अब आप भी फ्यूचर में सीएस बनने वाले हो, अपन एक काम करते हैं, साथ साथ में मिलकर पार्टनरशिप, चलेगा क्या। तो उसने बोला हाँ, हमारी क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप, लेकिन इसमें फिर अपन बहुत सारे चीजें पढ़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि पार्टनरशिप अगर हमने ओरल कर ली तो कल को जाकर चेतन पलट गया, मैम नहीं यार अब प्रॉफिट होने लगा है बिजनेस में, अपन ने डिसाइड किया था 50-50 रेशो, लेकिन अब मैं तो 60% रेशो लूंगा। तो बहुत सारी चीजें कंसिडर करेंगे, पार्टनरशिप कंसेप्ट को भी हम पढ़ेंगे कि क्या है। ठीक है, हम ये सारे फैक्टर्स के बाद उसको क्या बताएंगे कि पार्टनरशिप सुटेबल है या। फिर अगर हम बात करते हैं तो अपने पास आता है एलएलपी। अच्छा, एलएलपी जो कि वही ना, कंपनी और पार्टनरशिप के कॉम्बिनेशन से बनती है, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी कुछ तो पड़ा था कि लिमिटेड रहती, क्योंकि कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर रहती है, और पार्टनरशिप में शायद लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है ना, जहाँ पर पार्टनर्स के बार भी हम बिकवा देंगे अगर हमको लगा तो, है? तो एलएलपी किसका कॉम्बिनेशन है, कंपनी का और पार्टनरशिप का। ठीक है, हम बताएंगे कि अगर आपको दोनों के फीचर्स चाहिए तो बढ़िया काम है, आप कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के कुछ कुछ फीचर्स लो और आप खोल लो एलएलपी। एलएलपी भी रजिस्टर करनी पड़ती है, जैसे कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है, कहाँ पर, कंपनीज एक्ट के अंदर, के पर, आरओसी के पास, सुना होगा ना आपने आरओसी के बारे में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बारे में। और एमसीए, एमसी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट, जो हमारी साइट होगी जिस पर हम बार बार जाएंगे और हम थ्योरी ना पढ़कर सीधा प्रैक्टिकल। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितना भी प्रैक्टिकल देखते हैं ना उतना हमारे माइंड में ज़्यादा रह जाता है, हमको थ्योरी ऐसे पढ़ते हैं, तो प्रैक्टिकल में मज़ा आता है पढ़ने। हम देखेंगे मैम के कितने, हम देखेंगे टाटा में कितने डायरेक्टर्स है, रिलायंस में कितने हैं, तो उसमें सीएस कौन है, उसके दिन नंबर क्या है, यूनिक नंबर क्या है ना, वो कंपनी कैसी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, ऑथराइज कैपिटल रखी है इन लोगों ने, वो कंपनी कहाँ पर सिचुएटेड है, आरओसी किधर है, हम सब प्रैक्टिकली बिल्कुल चलो। जैसे एक कंपनी का फॉर्म हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप का, तीसरा कौन सा हो गया, पार्टनरशिप का, चौथा हो गया हमने देख लिया एलएलपी के बारे में।
अगर मैं और बात करूं, फिर आपने ये शब्द कहीं सुना सुना होगा, कौन सा? ओपीसी। ओपीसी स्टैंड्स फॉर वन पर्सन। वन पर्सन कंपनी मतलब एक ही व्यक्ति। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी तो वन पर्सन कंपनी था, क्योंकि एक ही व्यक्ति था। तो यहाँ पर अलग से क्यों आपने बताया, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्यों बताया? ठीक है, तो हम इनके बीच डिफरेंस भी देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा कौन सा ऑप्शन है ना? इसके अलावा हम बोल सकते हैं HUF के बारे में, और बोल सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। सुना होगा ना, HUF स्टैंड्स फॉर अनडिवाइडेड फैमिली। नाम में आ गया अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, अनडिवाइडेड मतलब साथ मिलकर, ठीक है, फैमिली मतलब परिवार। जो लगता है HUF, जैसे अगर किसी का फैमिली बिजनेस है, पापा बड़ी पापा ये लोग साथ काम करते, ठीक है, उनके पास कुछ पुरानी जायदाद है जो दादा परदादाओं की थी ना, उससे अब उनको बिजनेस चलाना है और बहुत सारे टैक्स बेनिफिट भी लेना है। और वो ऐसा चाह रहा है कि हमारे इसमें सिर्फ और सिर्फ परिवार के बंदे हो, बाहर वाले बंदे हमको बिल्कुल न को, बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना? तो हम क्या उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि तू HUF खोल ले। फिर HUF खोल लेगा तो सिर्फ तेरे मेंबर्स कौन होंगे? तेरी फैमिली। एक करता होगा, मतलब पापा होंगे, जो कि बिजनेस का क्या करेंगे, पूरा मैनेज करेंगे। फिर हम ऐसा बोलते हैं ना, हमारे ऐसा होता होगा HUF में, अगर हम HUF फैमिली की बनाए तो ऐसा होता है ना कि हमने HUF बनाई, तो जो भी बच्चा हमारी फैमिली में जन्म लेता है, ठीक है, हम उसको ऑलरेडी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे देते हैं। खासकर लड़के लोग, है ना, उनको क्या रहता है, जैसे ही बच्चा जन्म हुआ बाय बर्थ उनका क्या हो जाएगा, नाम प्रॉपर्टी में हिस्सा हो जाएगा। तो HUF भी यही कि बाय बर्थ क्या होता है, मेंबर बन जाता है तो व्यक्ति। इसके बारे में देखेंगे। HUF टैक्स बचाने के लिए लोग ऐसा क्या करते हैं, HUF बना दिया, पैसा डाल दिया, तो क्या टैक्स वैक्स पे नहीं करना पड़ता क्या? तो लोग बोलते हैं कि टैक्स बचाने के लिए। देखेंगे। और लॉ की नज़र में क्या HUF सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या? डिस्कस। चलो, फिर कौन सा है हमारा सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन कंपनी मतलब कंपनी एक्ट के, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ तो समझ में आ रहा है, मतलब प्रॉफिट मोटिव तो नहीं बनी है। बिजनेस का एक ही मुद्दा होता है, रोकड़ा, पैसा कमाना, प्रॉफिट मोटिव। इसके बाद आते हैं सारे रिश्ते नाते। लेकिन ये कंपनी कैसी है? सेक्शन कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है। क्या है मेन ऑब्जेक्ट? है सोशल मोटिव है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाई गई है, सोशल वेलफेयर के लिए बनाई गई, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सेक्शन 8 कंपनी विच इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज। इसका मोटिव क्या रहेगा? का मेन मोटिव रहेगा सोशल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। चलो, ऐसे ही कई फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। आपके पास बोल तो नहीं गए कि आपके पास आया था क्लाइंट, आपने उससे कुछ चीज़ें पूछ ली कि भाई तेरी कुछ चीज़ें बता, तो जाके मैं सजेस्ट कर पाऊंगा कि तेरे लिए ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सुटेबल रहने वाली है। इनके बाद मैं उनको क्या दूंगा, कुछ ऑप्शंस दूंगा, है ना, कि यार अब इस हिसाब से आपके पास इतने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, इतने टाइप के फॉर्म्स है, जो उसकी आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ ना, तो ये सिर्फ इतने नहीं है। मैं इसमें ऐड क्या क्या कर सकती हूँ, मैं ट्रस्ट ऐड कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ सोसाइटी। ठीक है, इनमें से कुछ होगी जो कि कॉर्पोरेट एंटिटीज, और कुछ होंगी जो कि नॉन कॉर्पोरेट है ना। ऐसी बहुत फॉर्म हो सकती है। आज तक जितना लोगों ने सुना हो, यार मैम हमने तो यही सुना था कि कुछ भी होता है कंपनी बना लो। जब कंपनी नहीं बनती, बहुत सारी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप बना सकते हो। ये सारी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और कैसे हम इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे काम पता है किसके होते हैं? क्योंकि इन सबको क्या करेगा,
रजिस्टर। कहाँ पर रजिस्टर करेगा? हम एमसीए पोर्टल पर आरओसी के पास, है ना। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि अगर आपको पार्टनरशिप बनानी है तो पार्टनरशिप डीड, इसमें कुछ कंटेंट होते हैं कि दो लोगों के बीच में क्या क्या चीज़ है। एक डीड बनती है, डीड की स्टैंपिंग होती है, डीड की नोटराइज होती है, फिर जाके वो डीड वैलिड कहलाती है, रजिस्टर्ड कहलाती है। तो कैसे ये पढ़ेंगे हम देखने वाले। क्लियर है यहाँ तक? एक बार चाहो ना तो इसको लिखते चलना, क्लास में जितना आप लिखोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लिखी हुई याद रहेगा। तो इसको चाहो तो लिख लो, बस 1 मिनट देना। ये यहाँ तक क्लियर है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? देखो, अभी अब आपको पता नहीं चलेगा मेरे नाम से इतनी सारी चीजें डिस्कस है, ठीक है। आप चैट में लिख दोगी कि यहाँ पर क्या है, वो वॉइस वाला कनेक्टेड। वॉइस का देखिए, यही बढ़िया। अगर क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन, कैन अ ट्रस्ट बी अ सेक्शन 8 कंपनी, तो बेटा दोनों चीज ट्रस्ट बन सकती है दोनों मोटिव से। ट्रस्ट दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइवेट ट्रस्ट, एक होती है पब्लिक ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट मतलब सिर्फ खुद के बेनिफिट के लिए बनी है, मतलब वो सेक्शन 8 में नहीं बोल सकती उस। लेकिन एक होती है पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट मतलब बनी ही किसके लिए? पब्लिक के लिए, सोशल वेलफेयर। से बढ़िया एग्जांपल दूँ इस चीज़ को समझ, जैसे आपने सुना है रतन टाटा जी, टाटा की बहुत सारी, हमने सुना होगा कि वो लोग ना ट्रस्ट बनाई है उन्होंने बहुत सारी, टाटा की बहुत सारी ट्रस्ट है जो कि लड़कियों के पैसे, लड़कियों की एजुकेशन के पैसे देते हैं, है ना, बेनिफिट देते हैं। उनका डॉग्स का भी चलता है ऐसे ही, लड़कियों की एजुकेशन के लिए वो क्या करते हैं, एक ट्रस्ट बनाते हैं। ठीक है, उस ट्रस्ट का क्या 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 है? पब्लिक ट्रस्ट है, क्योंकि पब्लिक के लिए बनी हुई है। ट्रस्ट में पैसा डाला, उस ट्रस्ट में पैसा डालने के बाद उसका बेनिफिट मिलेगा किसको? पूरी सोसाइटी को। उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं, ठीक है। उसका ऑब्जेक्ट क्या है? सोशल वेलफेयर करना, लड़कियों की एजुकेशन के लिए पैसा लगाना। देखा जाए तो दोनों के ही फीचर्स अलग अलग है, पर आप बोल सकते हो कि ट्रस्ट भी बनती है फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, या ऐसा बोल दूं कि ट्रस्ट बनती है, ठीक है, अपने बेनिफिशरीज के लिए, जिन लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। तो उसमें अपन दो टाइप्स पढ़ेंगे ट्रस्ट के अंदर, प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट। तो अपन इसको इन डिटेल पढ़ेंगे, इवन इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी देके रखा है। अगर आपका इतना भी दिमाग चल रहा है ना तो बेटा बहुत बढ़िया है। हमको क्लास में यही प्रैक्टिकल दिमाग लगाना है पार्टी के, ठीक है, कि हम क्या, इनमें क्या ऐसे मेजर डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे अभी आपको क्वेश्चन आया, वैसे सेकंड क्वेश्चन है जिससे आपको पता लगे कि यार मैम समझ में आ रहा है कि ट्रस्ट जो है वो बेनिफिशियरीज के लिए बनती है, लेकिन सेक्शन 8 जो है कंपनी, वो रजिस्टर होना पड़ता है। ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट एक्ट है क्या? बहुत सारे एक्ट है, लेकिन सेक्शन 8 कहाँ पे रजिस्टर होती है? कंपनी के अंदर रजिस्टर।
तो कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि हम साथ साथ में देखेंगे, हम सारे डिफरेंस देखेंगे। इवन हम पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, इनके बीच में भी डिफरेंस देखेंगे, ओपीसी के बीच में। और ये जो मेजर डिफरेंसेस है ना, ओपन हैंड रिटर्न, ये कुछ भी थ्योरेटिकल अपन नहीं पढ़ेगा। इन सब के बीच में एक एक टॉपिक उठाएंगे, एक एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उठाएंगे और उनको अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे कि किसका क्या डिफरेंस है किसमें। इस चेतन टाइप करके बता दो प्लीज, समझ में आ रहा है? और आप लोग बिल्कुल बिंदास रहो। तो मुझे बताओ कि मैम हमको लिखा हुआ ऐसा आप लिख लिख के पढ़ाओगे तो याद रहेगा, या मैम थोड़ा फास्ट करना, थोड़ा वो करो। कुछ टाइम अपन अभी बेस बनाएंगे, तो अभी थोड़े दिन ना अपन थोड़ा स्लो चलने देंगे ताकि वो पूरे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। रटना नहीं, हमको समझ के आगे बढ़ना है। सीएस बन रहे हैं हमको, ऐसा नहीं है कि एग्जाम समझेंगे, क्योंकि यही सारी चीज़ें आप इंटर्नशिप करोगे ना बेटा, तो यही सारी चीज़ें आपको इंटर्नशिप में काम आएगी। यही सारी चीज़ें आपको कंपनी बनानी पड़ेगी वहाँ पर। तो यार आपसे अगर कोई एकदम आ गया क्लाइंट और आपसे पूछ ले कि क्या चीज़ बनाऊँ मैं, यार मेरा जैसे आपने, अगर एग्जाम्पल लूँ, आपके पास क्लाइंट आया, उसने बोला यार मेरे को एक कुछ रजिस्टर्ड कंपनी जैसा कुछ चाहिए जो कि नॉट बस सोशल वेलफेयर के लिए बने, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बने। तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो आप बता सकते हो क्या सोसाइटी, ठीक है, जो मेंबर्स के लिए बनती है, एक है ट्रस्ट, एक है सेक्शन। अब आप ही को उन तीनों डिफरेंस बताना, तब जाके आप तो एकदम अच्छे से समझना बनाएंगे। अगर यहाँ तक क्लियर है कि हाँ एक ओवरव्यू मिल रहा है, अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा अपने सिलेबस का, चैप्टर 1 चैप्टर 2 कुछ नहीं देखा, अभी हमने बस समझा है यार हमारे पास ये सारी चीज, ठीक है, हमारा पढ़ना क्या है, ठीक है, चलेगा। तो एक बार इसको मेरे साथ साथ लिखते चलना, जो भी हो अपन आगे बढ़ेंगे चैप्टर। अब आप देखना स्माइल करोगे जब आपने ऊपर चीजें पढ़ी है, एचयूएफ, ठीक है, कि कितनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेक्शन कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, ये सब आपने बातों बातों में ख़त्म कर लिया है। और यार कुछ फैक्टर्स हमने कंसिडर किए थे, ऑपरेशन है आपकी स्क्रीन पे, क्या आपको नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दिख रहा है, क्या आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला फैक्टर दिख रहा है, मैनेजरियल एबिलिटी मैनेज वाला। तो बातों बातों में हम कैसे अपना चैप्टर करेंगे ना, आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा। अगर हो तो अपन आगे बढ़ते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसे लेसन 1 है, नाम ही क्या है, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या मैं बोल दूँ सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो कर रहे हैं। कैसे सिलेक्शन कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर कंसीडर करने के बाद। इससे पहले तो उन्होंने बहुत इजी डेफिनेशन देके रखी है यार कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, पहले तो ये बता दो, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सारे रिसोर्सेस, मैन, मटेरियल, मशीनरी सब साथ में लेकर आ रहे हैं और बिजनेस को एफिशिएंटली चला रहे हैं। बताया था बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग का, प्रॉफिट मोटिव होता है बिजनेस का। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है कि सारे ताम झाम करना, सारे अरेंजमेंट्स करना नेसेसरी, ताकि हम क्या कर सके, बिजनेस चला पाए ऑप्टिमाइज मैनर में, ठीक है, मतलब अच्छी तरीके से इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज करके, ठीक है। मेंटेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन, मटेरियल, है ना, और मशीनरी टू कैरी ऑन द बिजनेस एफिशिएंटली फॉर अर्निंग प्रॉफिट। बस है क्या, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खत्म, सारे अरेंजमेंट्स कर लो नेसेसरी, ठीक है, और मैन, मटेरियल और मशीनरी, सारे बिजनेस एफिशिएंट रिसोर्सेज लेकर आओ और अपना बिजनेस एफिशिएंटली चलाओ। और मेन मोटिव किसको रखेंगे, प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए बिजनेस चला, है ना। चलो, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप यहाँ से हमारी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ कुछ फॉर्म्स यहाँ पर नहीं है, हम चैप्टर 1 2 3 साथ में देके रखे, मतलब ऐसा है जो भी हमने टाइप्स पढ़े, ये टाइप्स कुछ टाइप्स चैप्टर 1 में है, कुछ चैप्टर 2 में है, कुछ चैप्टर 3 में, तो अपन ऐसे चले। जैसे सबसे पहला क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मतलब होता है ना, तो सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब 1 पर्सन,
who owns all the of द बिजनेस, एक अकेला व्यक्ति जो कि सारे एसेट्स उसी के हैं, सारी लाइबिलिटी, ऐसा लिख सकते हैं सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों ही उस सिंगल ओनर के रहते हैं, सिंगल पर्सन के, क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड नहीं है टू क्रिएट सोल प्रोप्राइटरशिप अदर देन अप्रोप्रिएट लाइसेंस टू कंडक्ट अ बिजनेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस। बातों में बताया था क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे अपने अगर एग्जांपल के तौर पर मैं बोल दूँ तो ब्यूटी पार्लर ले लो, किराने की दुकान बोलो, छोटे छोटे से सोल प्रोप्राइटरशिप की दुकान देख, उस दुकानों में तूने देखा है कि रजिस्टर करनी पड़ती है कंपनीज एक्ट के अंदर, लेकिन कोई भी काम चलाने से पहले अब उनको गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है, आपको गुमास्ता एक लाइसेंस होता है, जैसे गुमास्ता और बाकी सारे छोटे छोटे जो लाइसेंस है, जैसे आप फूड का काम करोगे तो आपको एफएसएसआई का, आपने सुना है पैकेट के पीछे लिखा होता है एफएसएसआई के बारे में, है ना। तो जैसे अगर आप खाने बनाने का कुछ काम कर रहे हो तो आप सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, जो उसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है वो, क्लॉथिंग टेक्सटाइल का काम कर रहे हो तो आप वो ध्यान में रखें। तो ऐसे तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, मतलब आपको कंपनी की तरह डायरेक्टर्स लेकर आने की ज़रूरत, शेयर होल्डर्स लेकर आने की ज़रूरत, डिविडेंड देखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएट लाइसेंस जो उस बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है वो चाहिए रहे। The owner reports income and losses from his business along with his personal income tax। सुना होगा आज तक पापा, बड़े पापा, चाचा, ये लोग जो भी बिजनेस करते हैं ये लोग क्या अलग से टैक्स भरते हैं क्या? ये मैं बोल दूं कि अपनी पर्सनल इनकम में ही क्या भरते हैं, टैक्स भरते हैं। मतलब आपने आज तक सुना स्लैब रेट्स होते हैं ना, स्लैब रेट्स मतलब अगर 3 लाख तक इनकम रहती नहीं, तो जैसे 3 लाख तक आप कमाते हो साल भर में, तो आपको कोई भी टैक्स पे करना पड़ता है। अभी एक होमवर्क ले लेना, इससे एक बार कल आप मुझे इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स, यार कितनी इनकम तक कितना टैक्स भरना पड़ता है, इंडिविजुअल स्लैब रेट्स जो बदलते रहते हैं, जब बजट आता है तब इनकम टैक्स, तो बताना। ऐसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बोला है कि जो उनको बिजनेस से जो भी इनकम या जो भी लॉस हो रहा है वो कैसे भरेंगे, अपनी पर्सनल इनकम टैक्स, जब अपनी खुद की आईटीआर भरते हैं आज सीए वाले इनकम टैक्स रिटर्न, वैसे ही उनको भी अपनी पर्सनल इनकम जोड़ के क्या भरना है, रिटर्न भरना। कुछ फीचर्स सोल प्रोप्राइटरशिप के, अगर मैं बात करूं सोल प्रोप्राइटरशिप के, तो इनकी लाइबिलिटी कैसे रहती है, लिमिटेड व्यक्ति है, लाइबिलिटी भी कैसे रहेगी, अनलिमिटेड। अगर कुछ भी बिजनेस में लॉस हुआ तो दुकान भी जाएगी और घर भी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज क्या रहती है, अनलिमिटेड, ठीक है। देर इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, कंपनी के फीचर्स में पढ़ा है कि कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब कंपनी अलग है तो चलाने वाले व्यक्ति अलग है, उसकी लाइबिलिटी लिमिट होती है, ठीक है, लिमिटेड होती है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, कोई भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब यहाँ पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर कल को पैसा वैसा लेने आए क्रेडिटर्स तो सीधा गिरेबान पकड़ लेंगे, घर भी और दुकान दोनों लेकर जाएंगे, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में लाइबिलिटीज कैसे रहेगी, अन इजी टू स्टार्ट, क्योंकि कोई भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन, जैसे कंपनी को रजिस्टर होना पड़ता है, इसको रजिस्टर होना पड़ता, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर नहीं। पार्टनरशिप की रही बात तो हम इसको आगे पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल दिख रखा है आगे, यहाँ पर तो कुछ नहीं, अपन आराम से इजी पढ़। इसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जो मैंने सिर्फ ऐसे रखे हैं, ये अपन सेकेंड चैप्टर या फिर थर्ड चैप्टर के हिसाब से चलेंगे, क्लियर है। चलो, मैम कैन यू रिकमेंड मी। ठीक है, अपन लोग बात करते हैं, मैं आपको कांटेक्ट नंबर दूंगी, आप मुझे मैसेज करना, अपन बिल्कुल बात करूँगे मैं, ठीक है। डोंट वरी, कुछ लोड मत ले। अभी ये समझ में आ रहा है, अपन अलग से इस टॉपिक पर लेक्चर के अलावा, क्योंकि देखो मुझे भी आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसी स्टूडेंट हो, लाइक आप स्पीड कैसी रखनी पड़ती है, आपको फास्ट में देखना पसंद है, बैठ के देखना पसंद है,
कि आपको अगर ज़्यादा डाउट्स आते हैं तो आप चाहते हो कि यार जो भी डाउट्स हो इन बिटवीन सॉल्व हो, ठीक है, तो अपन ये बिल्कुल समझे। वैसे ही पार्टनरशिप अपने आगे चैप्टर्स में आएगी तो अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही एच मैंने अभी बताया था, एच जिसको भी फैमिली बिजनेस चलाना हो, यहाँ पर एक कर्ता होगा और कौन होगी, को पार्टनर मेंबर्स होंगे, है ना। जहाँ पर क्या होगी, कुछ हमारी खानदानी जमीन जायदाद होगी, जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी दादा परदादा इन लोगों की, तो वो प्रॉपर्टी है हमारी के अंदर। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम सजेस्ट करते हैं। के क्या फीचर्स है, कैन कम टुगेदर एंड फॉर्म अ हिंदू फैमिली कैन कम टुगेदर एंड फॉर्म, ठीक है। इज टेक्स सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग को एकदम अलग ही व्यक्ति माना है। अलग ही व्यक्ति मतलब मेंबर्स अलग हैं, वो अपना टैक्स पे करेंगे, लेकिन अलग है, उसको भी अपना टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, इसलिए बोल दिया इज टैक्स फ्रॉम इट्स मेंबर। सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है क्या, बताओ। यस चेतन, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़ा, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है कि मेंबर उसका अलग होता है और सोल प्रोप्राइटरशिप अलग होती है या नहीं होती, बताओ बताओ। नो नॉट डिफरेंट, क्योंकि वहां पर क्या होता है, सिंगल ही ओनर जो रहता है वो ही पूरी लाइबिलिटी भी इसकी होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वही मेंबर सेम है। लेकिन वैसे तो देखा जाए तो भी क्या होती है, मेंबर से सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से टैक्स वसूल करना है ना, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट ने बोला हम इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग तो को क्या करेंगे, अलग से टैक्स ले, और जो मेंबर्स है उनसे अलग टैक्स। तो इज टैक्स सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है। वैसे ही वन कैन सेव टैक्सेस बाय क्रिएटिंग अ फैमिली यूनिट एंड pooling in assets to form HUF. HUF has its own PAN and files tax return independent from its members. देखो, एक बेसिक चीज, जब भी एक कंपनी बनती है ना, तो कंपनी की तीन चीजें होती है। कभी किसी ने सुना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नाम, जब कंपनी बन जाती है ना, उसका एक COI आता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है। मैंने कुछ चीजें रहती है, आज तक आपने किसी भी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखा, चलो एक बार आज दिखाती हूँ सर्टिफिकेट। कुछ भी चीज़ होगी हम प्रैक्टिकल पहले चल जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें दिमाग में घुसती है, बाकी चीज़ ठीक है, मुझे पता है थ्योरी तो बिल्कुल भी नहीं घुसती। सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेट, जैसे ये किसी कंपनी का मैंने क्या खुला है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लिए में कौन देता है, अपना MCA देता है, क्या दिख रहा है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, जहाँ पर क्या लिखा रहता है, कंपनी का नाम, जैसे आई हैव सर्टिफाइड दैट DU स्मार्ट सिटी लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस 5th day of March 2018 under the Companies Act and that company is limited by shares। क्या हमने सुना है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड कंपनी, है ना। तो वैसे ही द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर ऑफ कंपनी इज, जैसे उन लोगों का आधार, कंपनी के में कंपनी का क्या होता है, सिन होता है, क्या होता है, सिन, आई कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। हर कंपनी का एक यूनिक नंबर होता है, इसके नाम में भी छुपा होता है कि कंपनी, जैसे एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, DD 0 DD 2018, मतलब कब बनी है, 2018 में। PL का मतलब है पब्लिक लिमिटेड, PTC PL मतलब सिन, जैसे अपने पेन में रहता है, अपने लास्ट रहती है नाम की, नंबर का रहता है, ठीक है। वैसे ही होता है, यहाँ पर यूनिक डिजिट्स है, जिसको अपन बोलते हैं सिन, कंपनी का, ठीक है। ये हर कंपनी का, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो सब कंपनी का क्या होता है, सिन, तेरा सन, जो कि कैसा होता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर, मतलब कुछ अल्फाबेट्स भी हैं यहाँ पर और कुछ क्या है, नंबर्स। द पेन ऑफ कंपनी इज डैश, मतलब क्या, क्या इंडिविजुअल का पेन अलग होता है मेंबर्स का,
और क्या कंपनी का भी पेन होता है क्या? तो यस, जब कंपनी बनती है तो उसकी भी एक अलग आइडेंटिटी होती है। कंपनी के फीचर्स में पढ़ा है, कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब कंपनी की आइडेंटिटी ही अलग है, इसलिए कंपनी का पेन ही क्या है, अलग से आता है। वैसे ही कंपनी का क्या है, द टैक्स रिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर ऑफ कंपनीज डैश, मतलब कंपनी का जैसे अलग से पेन आता है वैसे अलग से टेन आता है टैक्स कलेक्शन। हाँ कि देख, तो देखो जैसे कंपनी बनी, कितनी चीजें आ रही, कंपनी बनी तो तीन चीज, ठीक है। एक कंपनी का सेन, IN, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, दूसरा कंपनी का पेन, और तीसरा कंपनी का टेन। तीन चीजें हमेशा आती है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें, पढ़ रहे थे HUF के बारे में, तो HUF के लिए भी क्या बोल कर रखा है कि HUF का खुद का क्या होता है, पेन होता है, ठीक है, और खुद का क्या हो सकता है, टेन हो सकता है। क्लियर है? इससे अपन को काम आएगा वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सारी चीज। क्लियर है? चलो इसके फीचर्स देखना, HUF के क्या फीचर्स है। HUF में दो व्यक्ति होते हैं, आपने सुना होगा कर्ता होता है जो फैमिली को क्या करेगा, मैनेज करेगा, बाकी सारे क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, को पर्सनल्स होते हैं। तो देयर शुड बी एटलीस्ट टू मेल मेंबर्स इन द फैमिली टू फॉर्म अ HUF, मतलब HUF बनाने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए, दो, वो भी कैसे, मिनिमम बोला है, मिनिमम दो मेंबर्स चाहिए, ठीक है, और वो दो कैसे होने चाहिए, मेल मेंबर्स। और फाइनेंशियल ईयर में देखो, दिल्ली हाई कोर्ट हैज रूल्ड इन केस इन 2023 दैट ऑल्सो बिकम द, तब वो व्यक्ति होता है जो पूरे HUF को क्या करता है, मैनेज करता है, चलाता है, एक तरीके से ओनर बोलते हैं। तो हाई कोर्ट का क्या रूल आया, क्या जजमेंट आया, ये फीमेल भी क्या बन सकती है, कर्ता बन सकती है। बहुत बढ़िया बात है कि अब मेल नहीं, अब फीमेल भी कर्ता बन सकती है, ओनर बन सकती है, जो पूरे HUF को क्या करेगी, दे शुड इनहेरिट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जमीन HUF बनाने के लिए दादा परदादाओं की। फिर क्या है, ऑल ऑफ द मेंबर्स enjoy दिस प्रॉपर्टी एंड हैव इक्वल शेयर इन दैट प्रॉपर्टी, सारे मेंबर्स का इसमें क्या रहता है, राइट रहता है, इक्वल शेयर रहता है। एनी चाइल्ड टेकिंग बर्थ इन दैट फैमिली बिकम्स मेंबर ऑफ द HUF, मैंने बताया था ना, कोई भी मेंबर जन्म लेता है जैसे प्रॉपर्टी में हिस्सा हो जाता है, वैसे HUF बनी होगी तो उसमें हिस्सा हो जाएगा, मेंबर बन जाएगा। देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एन अग्रीमेंट टू बिकम मेंबर, बाय बर्थ ही बन जाता है, कुछ लिखा पढ़ी की जरूरत तो बिल्कुल भी। क्लियर है यहाँ तक, GF तक आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया? बाकी अपन फिर कल इसको कंटिन्यू करेंगे आगे के टॉपिक। आज अपन ने पढ़ लिया है, पढ़ तो वैसे अपन ने चैप्टर 1 पूरा लिया है, फिर आप खोल के देखोगे, ठीक है, लेकिन हम इसको रीड करते हुए आगे चलेंगे। इन डिटेल अभी सोल प्रोप्राइटरशिप देख लिया है और HUF। क्लियर है, समझ में आ रहा है पक्का? स्लो जाएंगे थोड़ा अभी शुरू में, फिर अपन लिंक बनाते चलेंगे। नेक्स्ट भी आपका लेक्चर है क्या?